नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स पेपर के बारे में। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस को। तो अगर हम इस बार के पेपर की बात करें, बाय द वे ये मेरी डिटेल्स है अगर कोई देखना चाहता है, और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल्स पर मिल जाएगा। तो देखिए, अगर हिस्ट्री की हम बात करें तो पिछले कई सालों से हिस्ट्री का जो वेटेज है वो मोर और लेस कांस्टेंट ही चल रहा है। मतलब एक रेंज होती है, रेंज कांस्टेंट है। तो मिनिमम 14 सवाल आए हैं, मैक्सिमम आज आए हैं 22 क्वेश्चंस पिछले 6 सालों के अंदर। अगर हम देखें तो 17, 14, 21, 15, 20 और आज आए हैं 2021 में 21 क्वेश्चंस। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंस है वो थी, है और बनी रहेगी। तो हिस्ट्री को नेग्लेक्ट मत कीजिए। तो जिन्होंने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ा था आज के पेपर में उनको बहुत फायदा मिला होगा, क्योंकि टोटल 22 क्वेश्चंस हैं। अगर हम वेटेज देखें कि किस पार्ट को कितना वेटेज दिया गया है, तो सबसे ज्यादा सवाल आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। ऑफ कोर्स इसी से आते हैं हर बार, बट इस बार 10 क्वेश्चंस प्योरली मॉडर्न हिस्ट्री से थे। तो अगर आपने सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री भी अगर पढ़ रखी है और कुछ नहीं पढ़ा, तो भी आप 10 क्वेश्चंस तो आसानी से कर सकते थे। एंशंट और मिडीवल के सवाल मेरे अनुसार थोड़े से टफ थे। एंशंट से 5 क्वेश्चंस, मिडीवल से 3 क्वेश्चंस। जो पुराना पैटर्न है वही बरकरार रहा। थोड़े से एंशंट के सवाल बढ़ गए हैं पिछले कुछ सालों में और कठिन भी हो रहे हैं, ये मैं मानता हूं। और आर्ट एंड कल्चर के 4 क्वेश्चन है, तो हमेशा 4 to 7 के बीच में रहता ही है। तो ये सेम वेटेज आज बना रहा। तो 22 क्वेश्चंस हैं टोटल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर को मिलाकर। तो इन्हीं सब क्वेश्चंस को इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बाय द वे, दूसरे पार्ट्स जिसमें साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी और इकोनॉमी, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं पाथफाइंडर के चैनल पर। आप देख सकते हैं इन वीडियोस को, प्लेलिस्ट भी अलग से इनकी बना दी गई है। इस लेक्चर में मैं आपके साथ हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर डिस्कस कर रहा हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा, लास्ट पार्ट होगा वो एनालिसिस का, उसमें मैं आपके साथ पॉलिटी डिस्कस करने वाला हूँ। और उसके बाद रात को शुभेंद्र सर सीसैट का पेपर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से पूरा यूपीएससी का जो पेपर है वो आप लोगों के लिए डिस्कस हो जाएगा पाथफाइंडर। आइए शुरू करते हैं हिस्ट्री के पहले सवाल से। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मेरे पास सेट ए क्वेश्चन पेपर है, इसीलिए आपको यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 31 नजर आ रहा है वो एक्चुअली में हिस्ट्री का पहला सवाल है। हो सकता है दूसरे सेट में उसका कोई और क्वेश्चन नंबर हो, आप अपने हिसाब से उसे मैच कर लीजिएगा। इतनी सी मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। तो ये वाला सवाल है 64 योगिनी मंदिर से संबंधित, जो मुरैना के निकट है मध्य प्रदेश में। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि पहला, ये एक गोल मंदिर है और इसे बनाया था कच्छपगढ़ डायनेस्टी ने। दूसरा, ये भारत का एकमात्र गोल मंदिर है। तीसरा, ये वैष्णव धर्म को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। और चौथा, ये पार्लियामेंट का इंस्पिरेशन है, यानी कि जो हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसका ये इंस्पिरेशन है। ये बाय द वे 64 योगिनी मंदिर का एक फोटोग्राफ है, आपको दिख रहा होगा कि ये पार्लियामेंट से थोड़ा सा मिलता जुलता है। तो पार्लियामेंट इससे मिलती जुलती है। ये पार्लियामेंट से लगभग 800 साल 900 साल पहले बन चुका था। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और ये देखो, जहां पर भी यूपीएससी आपको ये कहता है ना कि ओनली, यानी कि इस तरह का एक डिटर्मिनर आ गया कि केवल यही है, ओनली, तो ऐसा तो देखो हो नहीं सकता। भारत में हजारों लाखों मंदिर है, तो ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता ना कि केवल एक गोल मंदिर हो। थोड़ा सा आप कॉमन सेंस भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इट इज़ नॉट दी ओनली सर्कुलर टेम्पल इन इंडिया। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। और ये भी गलत है, वैष्णव नहीं है इसके अंदर। ये शैव धर्म से संबंधित या शैव संप्रदाय से संबंधित एक मंदिर है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है और चौथा सही है। तो 1 and 4 इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर है सी, 1 and 4। तो ये वाला जो मंदिर है ये एक महादेव मंदिर है। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि शिव जी की पूजा होती है, तो शिवलिंग है यहाँ पर, तो इसको 7100 महादेव मंदिर भी कहा जाता है। और जिस जगह पर ये स्थित है, मुरैना के अंदर मितावली नाम का एक गांव है, वहां पर इसकी लोकेशन है। कच्छपगढ़ नाम की एक डायनेस्टी हुआ करती थी, उसने ये मंदिर बनवाया था, देवपाल राजा का नाम था। और ये मंदिर बना है 11th सेंचुरी में, ठीक है, 11th सेंचुरी में, यानी कि लगभग 1000 साल पहले ये बनाया गया था। और ऐसा माना जाता है कि पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग डिजाइन है वो इसी से इंस्पायर्ड है। सेकेंड क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि वाटर हार्वेस्टिंग और मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं, और इनमें पूछा गया है कि पानी से संबंधित जो सिस्टम्स हैं, वाटर हार्वेस्टिंग, चैनल्स, डैम्स, ये सब कहाँ देखने को मिलते हैं? धोलावीरा में। वेरी सिंपल, कालीबंगन, राखी गढ़ी, रोपड़ में ऐसा नहीं है। सबसे एलैबोरेट जो वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं वो धोलावीरा में, गुजरात में देखी गई हैं। तो आई थिंक ये तो सबसे ईजी सवाल था हिस्ट्री का, ये तो आपका गलत होना ही नहीं चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ द वर्ड्स। In the first quarter of 17th century, in which of the following was the factory of English East India Company located? 3 शहरों के नाम है जो थोड़े से एंग्लिसाइज्ड है, अंग्रेज इन शहरों को ऐसे बुलाया करते थे। तो देखिए, पहले तो ये समझो ये फर्स्ट क्वार्टर का क्या मतलब है। 17वीं शताब्दी, यानी कि सन 1600 से
1700 के बीच में, और इसमें भी फर्स्ट क्वार्टर यानी कि सन 1601 से लेकर 1625 के बीच में आपसे पूछा जा रहा है। तो इन शुरुआती 25 सालों में इनमें से किस शहर में अंग्रेज़ों की फैक्ट्री लग चुकी थी? तो यहाँ पर पहला है भरूच यानी कि भरूच जो गुजरात का शहर है। चिकाकोल, ये काफ़ी टफ है, आई एम श्योर आप में से ज़्यादातर लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा। तो ये आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम का अंग्रेज़ों वाला नाम है। तो अंग्रेज़ श्रीकाकुलम नहीं बोल पाते थे तो उन्होंने नाम रख दिया चिकाकोल। और ट्रिची या ट्रिचिनोपोली, ये भी तिरुचिरापल्ली का नाम है और इसको भी वो प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे तो उन्होंने अपने अपने नाम रख दिए। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? देखो आंसर है इसका भरूच, ठीक है, भरूच है। अब ये आपको क्यों पूछा गया मैं आपको बताता हूँ। आंसर है इसका बाय द वे वन ओनली। देखिए जब आपने पढ़ा होगा कि जहांगीर के दरबार के अंदर क्या हुआ था, कौन आया था, अंग्रेज किसने परमिशन ली थी, तो उस समय आपने ये शब्द ये पढ़े होंगे कि जो पहली बार फैक्ट्री बनाने का परमिशन है वो आगरा, अहमदाबाद और भरूच में दी गई थी। तो यहाँ से ये सवाल उठकर आया है, आगरा, अहमदाबाद और भरूच में ये परमिशंस दी जाती हैं। और एक चीज़ और याद रख लेना, यहाँ पर बैटल ऑफ स्वाली भी कई बार पूछा जा सकता है। तो 1612 में अंग्रेज़ और पोर्चुगीज़ के बीच में बैटल ऑफ स्वाली होता है। उसके बाद सूरत में भी फैक्ट्री लगाई जाती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो आगरा, अहमदाबाद, भरूच वो शुरुआती साइट्स में से है जहाँ पर ये फैक्ट्री लगाई गई। ये वाले जो एरियाज़ हैं, देखिए श्रीकाकुलम है आंध्र प्रदेश के तट पर, त्रिचिनापोली है आज का जो तमिलनाडु का तट है वहाँ पर। तो इस एरिया के अंदर उस वक्त पोर्चुगीज़ या फ्रेंच, पोर्चुगीज़ डोमिनेंस था, फ्रेंच नहीं। तो पोर्चुगीज़ फैक्ट्रीज़ यहाँ पर पहले थी, बाद में इंग्लैंड की फैक्ट्रीज आती हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री आती हैं। तो कठिन सवाल था मेरे ख्याल से, काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन था मॉडर्न का, लेकिन इसको डिफिकल्ट बना दिया गया काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्तास अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धन इन द 7th century विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वेर होल्डिंग पावर इन द नॉर्थ इंडिया। देखो गुप्ता वंश का डाउनफॉल शुरू हो जाता है 550 AD के बाद, और जब तक हर्षवर्धन का राज शुरू नहीं होता जो पुष्यभूति डायनेस्टी के थे, तब तक कौन से वो वंश हैं जो उत्तर भारत में मौजूद थे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बहुत सिंपल तरीका है एलिमिनेशन। यहाँ पर आपके लिए एलिमिनेशन काम आ सकता था। कैसे? देखिए आपने पढ़ा होगा मिडिवल इंडिया के अंदर एक यादव डायनेस्टी है, देवगिरी वाली यादव डायनेस्टी 11th-12th सेंचुरी 13th सेंचुरी के आसपास है। तो ये नहीं हो सकता यहाँ पर, क्योंकि 5th यहाँ पर हमें 6th-7th सेंचुरी के आसपास का देखना है, राइट। तो 6th-7th सेंचुरी में यादव ऑफ देवगिरी नहीं होंगे और परमार ऑफ मालवा भी नहीं होंगे, ये भी उसी समय है, मतलब उसके बाद में आएंगे। तो अगर आपको केवल ये भी पता है कि यादव ऑफ देवगिरी हमें एलिमिनेट करना है तो आप 2 ऑप्शन तो सीधे एलिमिनेट कर सकते थे। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन क्या बचेंगे? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, तो इसमें देखिए परमार्स ऑफ मालवा भी उस वक्त मौजूद नहीं थे। आंसर इसका होगा 1, 3, 4 एंड 6। तो गुप्ताज ऑफ मगध ये लेटर गुप्ताज हैं, ठीक है। बाद में गुप्ता वंश जो है वो काफ़ी छोटे एरिया पर रूल करता था। पुष्यभूति ऑफ थानेसर या थानेश्वर, जहाँ से आगे हर्षवर्धन निकल कर आते हैं, मौखरी ऑफ कन्नौज और मैत्रक ऑफ वल्लभी। इस मैप में आप देख सकते हैं ये लेटर गुप्ताज हैं। मौखरी, मैत्रक यहाँ गुजरात में, और चालुक्य हैं यहाँ पर, पल्लव हैं यहाँ पर। तो ये सारे वो किंगडम्स हैं जो कब मौजूद थे? गुप्ता वंश के बाद में और हर्षवर्धन के पावरफुल होने के पहले। ऑलराइट, तो ये सक्सेसर स्टेट्स पे क्वेश्चन है। आई थिंक ये यादव ऑफ देवगिरी से आप सॉल्व कर सकते थे। दिस कुड हैव बीन सॉल्व्ड अगर आपको परमार्स ऑफ मालवा, जो कि एक राजपूत किंगडम है, तो ये अर्ली मिडिवल पीरियड वाले टाइम पीरियड का है, तो इसीलिए आप यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोर्चुगीज राइटर नुनीज द वुमेन इन विजयनगर एम्पायर वर एक्सपर्ट इन फॉलोइंग एरियाज। तो इनमें से किसमें महिलाएं सक्षम थी या हिस्सा लेती थी? नुनीज जो कि एक पुर्तगाली ट्रैवलर था, उसके अनुसार विजयनगर एम्पायर का एक क्वेश्चन है। रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग, सूद सेइंग। अब ये सूद सेइंग क्या होता है? तो देखो अगर इस तरह से सूद सेइंग समझ में ना आए तो हिंदी वाले शब्द देख लिया करो। हिंदी में अगर आप इसको देखते तो आपको पता चल जाता कि ये क्या होता है। सूद सेइंग भविष्यवाणी करना, जो भविष्य के बारे में बताता है उसको सूद सेयर कहते हैं अंग्रेजी में। तो देखिए ये सारी चीज़ों में महिलाएं निपुण थी नुनीज के अनुसार, लेकिन सूद सेयर्स के बारे में वो कुछ नहीं बताता है। ये थोड़ा सा एक ऑड वन आउट है। आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो इसका आंसर है 1, 2 एंड 3। अब होता क्या है ना कि देखिए जो फॉरेन विजिटर्स हैं उनके बारे में तो आप पढ़ लेते हैं कि ये उस देश का था, ये इस देश का था, क्योंकि जनरली अभी तक क्वेश्चंस उसी पर आ रहे थे। लेकिन अब इंडिविजुअल राइटर ने किस बारे में कहा है तो वो स्पेसिफिकली अभी तक इतना उस पर ध्यान नहीं देते थे एस्पिरेंट्स। तो ये एक अच्छा एरिया है कि हमें उस पर ध्यान देना होगा, एज ए टीचर हमें भी देना होगा। तो ये एक नए तरीके का सवाल था मेरे ख्याल से जो यूपीएससी ने पूछा है, एंड वी नीड टू इनकॉर्पोरेट इट फॉर नेक्स्ट ईयर। तो इसका आंसर है A, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 36, ये एक ऐसा सवाल था जो मेरे ख्याल से न्यूज़पेपर के आर्टिकल से उठकर आया है। देखिए क्या होता है ना कि जब किसी की वर्षगांठ होती है या कोई किसी चीज़ की एनिवर्सरी हो जाती है, कोई भी घटना की, तो वो अक्सर न्यूज़ में उसके आर्टिकल्स आते हैं।
और 1.5-2 साल पहले इसको लेकर एक आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में, तो मुझे लगता है ये सवाल वहीं से बनकर आया है, क्योंकि वैसे डायरेक्टली आप इसके बारे में ऐसे पढ़ोगे नहीं, और एलिमिनेशन से इसको सॉल्व करना काफी मुश्किल है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मदनपल्ले शहर जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, वहां से संबंधित कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। पहला, पिंगली वेंकैया डिजाइंड द ट्राई कलर इंडियन नेशनल फ्लैग हियर। पत्ताभी सीतारामैया led the Quit India movement of Andhra region from here. Rabindranath Tagore translated the national anthem from Bengali to English here. Madam Blavatsky, Colonel Olcott set up the headquarters of Theosophical Society first here. मेरे ख्याल से आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर यहाँ नहीं था, पहले न्यूयॉर्क था, फिर चेन्नई आ गया, तो इसको तो आप एलिमिनेट कर दो। फिर देखो पत्ताभी सीतारमैया जो हैं, इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट कुरनूल में लीड किया था, तो कुरनूल वाला जो एरिया है वहाँ पर ये अरेस्ट हुए थे, तो ये वाला भी गलत है। पिंगली वेंकैया जो है ये मछलीपट्टनम या मासूलीपट्टनम को बिलोंग करते थे, तो ये वाला भी गलत है। इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। तो अब देखिए रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन के बारे में या तो आपने डिटेल पढ़ा हो, या फिर आपने इंडियन एक्सप्रेस का ये जो आर्टिकल है लगभग आज से 2 साल पहले ही आया था, अगर ये आपने देखा है और आपको याद रह गया तो आप इसे सॉल्व कर सकते थे, वरना ये क्वेश्चन मेरे अनुसार तो काफी कठिन था। तो नेशनल एंथम जो है रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ आए थे, एक स्कूल था यहाँ पर, संबंधित थियोसॉफिकल सोसाइटी से ही संबंधित एक स्कूल था, तो वहाँ के प्रिंसिपल जो थे वो उनके मित्र थे, उनके इनविटेशन पर यहाँ पर आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, और पहले वो बंगाली में गाते हैं, फिर उनसे कहा जाता है कि आप अंग्रेजी के अंदर उसको गाइए, स्कूल के बच्चे उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो फिर इसीलिए वो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पर साल था 1919, ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन को यहाँ पर बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। बाकी की जितनी भी जानकारियां हैं वो स्पेक्ट्रम में क्लियरली दी हुई हैं, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि ये ऑप्शन नहीं था। मैं मानता हूं कि ये नहीं दिया है स्पेक्ट्रम में या किसी स्टैंडर्ड सोर्स में, लेकिन बाकी के ऑप्शंस तो दिए गए हैं, तो उनको एलिमिनेट करके आपको आंसर निकालना था। और आप देखें अगर कि पट्टाभी सीतारमैया के बारे में जो बातें लिखी गई है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या फिर इवन क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, तो वो बेसिकली डेल्टा रीजन जो है आंध्र प्रदेश का, वहां पर बिलोंग करते थे। तो डेल्टा रीजन यानी कि जो कृष्णा गोदावरी नदियों का जो डेल्टा एरिया है, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम, ये वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर ये बेस थे। और ये मदनपल्ले जो है ये थोड़ा इंटीरियर वाला एरिया है, इट इज समवेयर नियर कर्नाटक, दक्षिण कर्नाटका वाला जो बॉर्डर है आंध्र प्रदेश का, वहां पर है, कुरनूल के आसपास है ये वाली जगह, ठीक है। और पिंगली वेंकैया जो है, जिन्होंने भारत का झंडा है, कांग्रेस का नया फ्लैग इन्होंने डिजाइन किया था जो मोर और लेस अडॉप्ट कर लिया गया है भारत के झंडे की तरह, वो मछलीपट्टनम को बिलोंग करते थे। अगला सवाल मिडिवल हिस्ट्री से है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को टफ बनाया गया है टाइम पीरियड या क्रोनोलॉजी आपसे पूछकर, आपको ईयर मेंशन नहीं किए गए हैं, लेकिन घटनाएं पूछी गई हैं या घटनाएं बताई गई हैं और उनका आपको क्रोनोलॉजी सेट करना है। तो देखो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इल्तुतमिश के राज के दौरान चंगेज खान जो मंगोल राजा था, वो ख्वाराज़िम प्रिंस का पीछा करते करते इंडस नदी तक आ गया था। तो ये बात बिल्कुल सही है। जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए चंगेज खान इंडस नदी के किनारे तक आता है। 1221 में बैटल ऑफ इंडस होती है चंगेज खान और इस ख्वाराज़िमी जलालुद्दीन मंगबरनी के बीच में। तो बैटल ऑफ इंडस, इल्तुतमिश ने क्या उस समय डिप्लोमेसी अपनाई, ये सब हम पढ़ते ही हैं, तो ये बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। सेकंड, इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दैट तैमूर ऑक्यूपाइड मुल्तान एंड क्रॉस द इंडस। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि देखो मोहम्मद बिन तुगलक का शासन जो है वो 1351 में खत्म हो गया था, और तैमूर भारत पे हमला कब करता है, 1398 में। तो तैमूर का हमला था 1398 में और मोहम्मद बिन तुगलक की तो डेथ हो गई थी 1351 में, तो मैच नहीं कर रहा है, ये क्रोनोलॉजी इसकी गलत है, तो ये हो गया गलत। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि देवराय द सेकंड के राज में वास्को डे गामा भारत पहुंचा था केरल के तट पर। ये वाला काफी टफ है मेरे अनुसार, क्योंकि जनरली आप लोग विजयनगर एम्पायर के अंदर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कृष्णदेव राय का टाइम पीरियड याद रखते हैं, लेकिन देवराय द सेकंड का टाइम पीरियड याद रखना मुश्किल है, मैं भी मानता हूं इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ पर करना क्या था, देखो एलिमिनेशन करना था। अब ये डिफिकल्ट है, लेकिन आपको ये तो पता है कि ये सही है और ये गलत है, ये तो सिंपल है, ठीक है। ऊपर वाले दो तो आपको आने चाहिए, मतलब बिल्कुल नॉर्मल सिलेबस का पार्ट है ये। तो अगर आप सेकंड को भी एलिमिनेट कर देते हो तो ये नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, तो आपके बी और डी एलिमिनेट हो गए। अब बचा या तो 1 ओनली होगा या 3 ओनली होगा। तो आपको ये भी पता है कि 1 तो सही है, तो आप वैसे कर सकते थे कि ये गलत ही होगा। अगर आपको देवराय द सेकंड का पता है तो अच्छी बात है। वैसे ये बता दूं आपको कि वास्को डे गामा वाला गलत है, वास्को डे गामा 1498 में आया था, और देवराय सेकंड जो है, देवराय सेकंड का टाइम पीरियड है 1424 से 1446 तक। तो 15th सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ था उस समय देवराय द्वितीय का शासन था, और वास्को डे गामा 15th सेंचुरी के खत्म होने के समय आया था। तो इसीलिए इसका आंसर होगा 1 ओनली। तो यहाँ पर भी एलिमिनेशन और एजुकेटेड गेस के माध्यम से आप इसको कर सकते थे, नॉट इवन एजुकेटेड गेस, प्योरली एलिमिनेशन के माध्यम से भी ये किया जा सकता था। तो देखो ये जलालुद्दीन मंगबरनी वाली बातें सब यहाँ पर लिखी हुई हैं, नॉर्मल है, सब आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आई थिंक काफ़ी टफ क्वेश्चन था, आर्ट एंड कल्चर या हिस्ट्री जिससे भी आप इसे मान लो, क्योंकि ये थोड़ा सा रिलीजन से संबंधित है। सेंट फ्रांसिस जेवियर पर सवाल है, बहुत डिटेल्ड सवाल है, ठीक है। इतना सिंपल नहीं है कि सेंट फ्रांसिस जेवियर गोवा में थे बस, ये तो मतलब बहुत सिंपल हो जाता। तो यहाँ पर उनकी लाइफ के बारे में कुछ बातें कही गई है। पहला स्टेटमेंट, सेंट फ्रांसिस जेवियर वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ जेसुइट ऑर्डर। तो ये बात बिल्कुल सही है, जेसुइट्स का एक ऑर्डर होता है, ये क्रिश्चियनिटी के अंदर ही एक अलग पंथ है, एक इन्होंने अलग पंथ की स्थापना करी थी। सेंट फ्रांसिस और इग्नेशियस लोयोला थे। तो आप अक्सर देखोगे कि भारत में आपको इन दोनों नामों के बहुत सारे स्कूल देखने को मिलेंगे। तो ये जेसुइट ऑर्डर इन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये स्टेटमेंट सही है, अगर आपको पता था तो आपको पता था, नहीं पता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। सेकंड, सेंट फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा एंड अ चर्च इज डेडिकेटेड टू हिम देयर। अब देखो, सेंट फ्रांसिस की मृत्यु यहाँ नहीं हुई थी, उनकी मृत्यु हुई थी चाइना में, और फिर उनकी बॉडी को यहाँ लाया गया था और यहाँ पर उसे प्रिजर्व करके रखा गया। तो ये वाला स्टेटमेंट है गलत। और तीसरा स्टेटमेंट, फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर इज सेलिब्रेटेड इन गोवा ईच ईयर। ये बात तो बिल्कुल सिंपल है, कार्निवल होता है जो उनका फीस्ट होता है, हर साल एक फेस्टिवल होता है उसका दिसंबर में। तो देखो, फर्स्ट और थर्ड सही है, तो आंसर होगा 1 और 3 ओनली। अब यहाँ पर जो मेजर पॉइंट है वो क्या था, अगर आपको इतनी सी बात पता थी कि सेंट फ्रांसिस जेवियर की बॉडी आज भी गोवा के एक चर्च में प्रिजर्व्ड है और उनकी मृत्यु गोवा में नहीं हुई थी, अगर ये फैक्ट आपको मालूम है तो आप इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि फिर आप सेकंड को एलिमिनेट कर सकते हो। तो लेकिन देखो, ये थोड़ा ज़्यादा एलिमिनेशन हो जाएगा, क्योंकि ये वाला फैक्ट भी मुझे नहीं लगता कि इतना डिटेल में हर किसी को पता होगा। तो सेंट फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में नहीं हुई थी, तो इसका आंसर होगा 39 का सी। तो फ्रांसिस जेवियर जो है ये बेसिकली स्पेन से थे, सन 1500 के आसपास इनका जन्म हुआ था, आई थिंक 1501 होगा प्रोबेबली। तो नवारे नाम का एक एरिया है स्पेन में, वहाँ के ये थे, तो इसीलिए इनको नवारीज कहा जाता है। ये एक मिशनरी थे और इन्होंने बाद में सोसाइटी ऑफ जीसस या फिर जेसुइट ऑर्डर इसको कहा जाता है, इसकी स्थापना करी थी। और ये क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए भारत आए, चाइना गए, जापान तक इन्होंने जाने की कोशिश करी। और ये अपनी यात्रा में वापस जब लौट रहे थे तो दक्षिणी चीन में एक द्वीप है जिसको सेंट जॉन्स आइलैंड या फिर शांगचुआन आइलैंड भी कहा जाता है, यहाँ पर इनकी 1552 में मृत्यु हो गई। लेकिन इनकी बॉडी जो है बताते हैं कि डिकम्पोज नहीं हुई, तो फिर उसे वापस यहाँ लाया गया, गोवा लाया गया, और आज भी वो एक चर्च में वहाँ पर प्रिजर्व्ड है। तो ये देखो, यहाँ से निकले थे पोर्चुगल से, और उसके बाद भारत से होते हुए ये मलक्का और साउथ ईस्ट एशिया से होते हुए जापान तक, और यहाँ पर उनकी डेथ हुई थी दक्षिणी चाइना में। फिर उनकी बॉडी को लाया गया था अल्टीमेटली गोवा। तो और गोवा के अंदर आपने ये चर्च शायद देखा होगा कभी किसी फोटोग्राफ में या मूवीज़ में अक्सर। सो दिस इज़ द बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। तो ये काफ़ी पुराना चर्च है, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, और इसी के अंदर सेंट फ्रांसिस जेवियर की बॉडी यहाँ पर इस कैस्केट के अंदर प्रिजर्व्ड है। ओके, इसको ओल्ड गोवा का चर्च कहा जाता है, पास में कई सारे यहाँ पर चर्चेस हैं। और दिसंबर के महीने में इनका डेथ एनिवर्सरी है, तो उस समय इनका जो फेस्टिवल है वो हर साल सेलिब्रेट होता है, फीस्ट ऑफ सेंट जेवियर। अगला सवाल, हिंदू फिलोसफी, हिंदू लॉ और एंशिएंट हिस्ट्री तीनों का मिक्सचर है। मेरे ख्याल से ये सवाल छोड़ने के लिए था, इसको आपको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं पता तो इसे अटेम्प्ट नहीं करना था। आइए इसको पढ़ लेते हैं। आपसे 3 स्टेटमेंट पूछकर ये जानने की कोशिश करी गई है कि कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि मिताक्षरा एक सिविल लॉ था जो अपर कास्ट के लिए था, और दया भाग ये था लोअर कास्ट के लिए एक सिविल कानून। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि मिताक्षरा सिस्टम में लड़कों को प्रॉपर्टी का अधिकार हो जाता है जब उनके पिता जीवित हैं, जबकि दया भाग सिस्टम में प्रॉपर्टी पर लड़के का अधिकार या बेटे का अधिकार तभी होता है जब पिता की मृत्यु हो जाती है। तीसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि मिताक्षरा सिस्टम में जो प्रॉपर्टी है वो केवल पुरुष सदस्यों के पास जाती है, और दया भाग सिस्टम में प्रॉपर्टी पर पुरुष और महिलाएं यानी कि बेटा और बेटी सभी का बराबर हक होता है। अब ये जो 3 स्टेटमेंट हैं इसके अंदर मैं आपको एक बात बता दूं कि पहले थोड़ा सा आप देखो मिताक्षरा और दया भाग के बारे में समझ लो। तो मिताक्षरा और दया भाग जो है ये हिंदू लॉ है, ये लीगल कमेंट्री है, एक पुरानी किताब है, लगभग 1000 साल पुरानी लीगल कमेंट्री है, यज्ञवाल्क्य स्मृति इसको कहते हैं। तो इसमें इनहेरिटेंस के ऊपर बातें करी गई है, इनहेरिटेंस यानी कि कैसे पिता की प्रॉपर्टी बेटे को जाएगी। और अंग्रेज़ों ने इस कानून को इंग्लिश में ट्रांसलेट कराया था समवेयर अराउंड 1810, और बाद में 1955 में 1956 में जब आज़ाद भारत के अंदर सक्सेशन एक्ट बनाया गया, हिंदू सक्सेशन एक्ट, तो उसमें भी इसको संज्ञान में लेकर ये दया भाग और मिताक्षरा को ध्यान में रखते हुए लॉ बनाया गया था। तो इसमें क्या बताया गया है कि प्रॉपर्टी किसके नाम जाती है, बेसिकली सक्सेशन का रूल क्या है, इनहेरिटेंस का रूल क्या रहेगा। तो देखिए मैं आपको दोनों के बारे में बता देता हूं। तो दया भाग ये कहता है कि जब पिता की मृत्यु होती है उसके बाद ही बेटे का प्रॉपर्टी पर अधिकार या हक होता है, उसके पहले कोई अधिकार नहीं है, और प्रॉपर्टी उसको इनहेरिटेंस में मिल जाएगी जब पिता की मृत्यु होती है। और यहाँ पर महिलाएं भी प्रॉपर्टी की
हकदार हैं। फीमेल्स भी यहाँ पर को पार्टनर हो सकती हैं। को पार्टनर छोड़ दो, अभी एक लीगल टैक्सेशन से संबंधित टर्म है। तो अभी बस इतना सा याद रखो कि फीमेल्स और मेल दोनों दया भाग के अंदर प्रॉपर्टी के हकदार होते हैं। मिताक्षर के अंदर ऐसा नहीं होता है। मिताक्षर स्कूल ऑफ लॉ जो है वो ये कहता है कि जब बच्चा पैदा हुआ, जब बेटा पैदा हुआ, उसी समय उसका प्रॉपर्टी पर अधिकार हो जाता है। तो इनहेरिटेंस बाय बर्थ है। यहां पर क्या था, इनहेरिटेंस जब पिता की मृत्यु हो जाती है। और मिताक्षर के अंदर क्या है कि इनहेरिटेंस बाय बर्थ, यानी कि बच्चा पैदा हुआ उसी समय से उसका पिता की प्रॉपर्टी पर अधिकार है। तो मिताक्षर स्कूल ऑफ लॉ जो है ये लगभग सभी जगह फॉलो होता है, असम और वेस्ट बंगाल को छोड़कर। अब अगर क्वेश्चन में हम देखें तो देखो पहला वाला स्टेटमेंट तो पूरी तरह से गलत है, तो ये रॉन्ग है, ये तो करेक्ट हो नहीं सकता। तो यहां से ही आप देख लो कि ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। अब आपको 2 और 3 के बीच में चुनना है। तो देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट था अगर आपको आता है तो भी। यहां पर आपको ऐसा लग सकता है कि सेकंड भी बिल्कुल सही कह रहा है, थर्ड भी बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है। देखिए मिताक्षर सिस्टम क्या कहता है कि द सन कैन क्लेम राइट टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ द फादर। टेक्निकली वो प्रॉपर्टी पर क्लेम उसका तभी हो जाता है जब वो पैदा हुआ। तो पिता के जीवन काल से मतलब नहीं है, बच्चा जब पैदा हुआ उसी समय उसका पिता की प्रॉपर्टी पर अधिकार हो गया। तो इसीलिए ये एक छोटी सी टेक्निकलिटी के कारण ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है, और ये बिल्कुल सही है। मिताक्षर के अंदर पुरुष और दया भाग के अंदर पुरुष और महिलाएं दोनों, तो ये थर्ड वाला सही है। अगर यहां पर सेकंड स्टेटमेंट में लाइफ टाइम की बजाय इतना लिखा होता कि एज सून एज द सन इज बॉर्न, तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट भी सही होता। तो इसका आंसर रहेगा D3 ओनली, ये इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Montagu Chelmsford reforms of 1919 recommended granting voting rights to all women above the age of 21। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जहां पर भी all, none इस तरह के शब्द आते हैं तो थोड़ा सचेत हो जाइए। तो देखिए सभी महिलाओं को वोटिंग अधिकार नहीं दिया गया था 21 के ऊपर, कुछ महिलाओं को दिया गया था, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस थे। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा था। गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया 1935, इसमें महिलाओं को रिजर्व सीट्स दे दी गई थी लेजिस्लेचर में, ये भी गलत है। वोटिंग अधिकार था लेकिन सीट्स का कोई रिजर्वेशन नहीं था, ठीक है। कम्युनल सेपरेट इलेक्टोरेट जो चलता था उसी के अनुसार रिजर्वेशन था, और यहाँ पर कोई दूसरा महिलाओं के लिए रिजर्वेशन नहीं हुआ करता था। तो यहाँ पर ये दोनों ही गलत हैं। आपसे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पर नाइदर 1 नॉर 2, आंसर इज D। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर ध्यान में रखना कि वोटिंग अधिकार डेफिनेटली थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था, महिलाओं को वोटिंग अधिकार मिल गया था, और ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। स्पेक्ट्रम के पेज नंबर 406 पे इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। और मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो हैं इसके अंदर महिलाओं को वोटिंग के अधिकार दे दिए गए थे, लेकिन ध्यान में रखना कि सभी को नहीं दिया गया था। ऑल द वुमेन अबव द एज ऑफ 21 वर नॉट गिवन वोटिंग राइट्स। ये तो कब हुआ था, जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद ऐसा हुआ था। अब आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल रात को 10 बजे, यानी कि मंडे रात 10 बजे मेरी एक स्पेशल क्लास होने वाली है जो अनअकैडमी ऐप पर आप देख सकते हैं। इसमें जितने भी करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चंस हैं उसको मैं डिटेल में एनालाइज करूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट है क्वेश्चन पेपर में किसी भी सवाल के अंदर, तो आप वहां पर मुझसे जुड़ सकते हैं कल रात 10 बजे। इस क्लास का लिंक आपको नीचे इस वीडियो के पहले कमेंट में, पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। अगला सवाल, 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में कौन सी घटना सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया गया था, यही बिल्कुल सही है। 8 अगस्त की तारीख भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है। फर्स्ट ऑप्शन ही आपको करेक्ट मिल गया। दूसरे देख लो तो भी अगर कंफर्म करना है तो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपांड किया गया था 1941 में। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने इस्तीफा दिया था 1939 में, और क्रिप्स मिशन भी 1942 में आया था, लेकिन वो इससे पहले आया था। क्रिप्स मिशन फेल हो गया था, उसके बाद ही तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, गोवालिया टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने 23 अक्टूबर 1939 को इस्तीफा दिया, और जुलाई 1941 में वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को बढ़ाया गया और उसमें भारतीय सदस्यों की संख्या ज़्यादा करी जाती है। और देखो इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस मैंने अपनी इंस्पायर MCQ सीरीज़ के अंदर अभी रिसेंटली करवाए थे। पिछले 15 दिन में मैंने 10 सेट करवाए हैं, ऑलमोस्ट 120 MCQs हमने कवर किए। तो उसमें से 2-3 क्वेश्चन तो डायरेक्टली ही रिलेटेड ही आ गए एक तरह से। जैसे आप देख सकते हो ये सेट 8 के अंदर क्वेश्चन नंबर जो 9 था उसके अंदर भी मैंने कुछ इसी तरह का एक सवाल पूछा था। फिर ये है सेट 8 का क्वेश्चन नंबर 8। तो इन दोनों को अगर आपने अटेंड किया था, ये क्वेश्चंस में आप थे लाइव, तो आई एम श्योर ये क्वेश्चन आप सही करके आए होंगे। नेक्स्ट अगेन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन ये किसने लिखी है? ट्रांसलेशन ऑफ एंशिएंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स इन इंग्लिश। तो ये किताब लिखी थी मोहनदास करमचंद गांधी जी ने लिखी थी 1934 में, जब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान जेल में थे। उस समय इन्होंने ट्रांसलेशन किया था। जो पुराने धार्मिक गीत हैं
उनको इन्होंने इंग्लिश के अंदर लिखा था। तो ये उनकी किताब है, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, ट्रांसलेशन ऑफ इंडियन लिरिक्स मेड इन जेल। विथ रेफरेंस टू मिडीवल इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ साइज। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मिडीवल इंडिया का क्वेश्चन है। तो सबसे बड़ा होता है परगना, फिर होता है सरकार, फिर होता है सूबा। बिल्कुल ये सही है। तो असेंडिंग ऑर्डर पूछा है ना आपसे, बढ़ता हुआ, तो परगना छोटा होता है, परगना इज लाइक तहसील, सरकार एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर, सूबा एक राज्य के बराबर एरिया हो गया, तो परगना, सरकार, सूबा। तो इसका आंसर बिल्कुल ये सही है। मुगल एम्पायर के अंदर 47 सरकार हुआ करते थे और हर सरकार को परगना के अंदर डिवाइड किया जाता था। तो देखो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वैसे भी इंपॉर्टेंट होता ही है। अगला सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड एज सेक्रेटरी विद द हिंदू फीमेल स्कूल विच लेटर केम टू बी नोन एज बेथून फीमेल स्कूल। अगर आपने मेरे मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स देखे हैं पाथफाइंडर पे, तो आप इस सवाल को जरूर सही करके आए होंगे। इसका आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इनका एसोसिएशन था बेथूने या बेथून फीमेल स्कूल से। बेथून स्कूल क्या है? ये बेसिकली एशिया का सबसे पुराना महिलाओं का कॉलेज माना जाता है, स्कूल और कॉलेज दोनों है। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है? कैलकाटा फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1819 में, मिशनरीज ने इसकी स्थापना करी। उसके बाद JED बेथून नाम के एक ब्रिटिश सीनियर ऑफिसर थे। ऑफिसर क्या थे? ये काउंसिल के मेंबर थे, जो काउंसिल हुआ करती थी गवर्नर जनरल की, उसके अंदर ये शामिल थे। तो ये JED बेथून जो है, इन्होंने बाद में कलकत्ता में यहाँ पर स्कूल चालू करी थी, बेथून स्कूल। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है, ये इस स्कूल के अंदर सेक्रेटरी का काम करते थे काफ़ी समय तक। और आगे चलकर इन्होंने महिलाओं के पढ़ाई के लिए काफ़ी काम किया है देश में। और अगेन स्पेक्ट्रम से सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन ये आया है। और अगर आपने इंस्पायर हिस्ट्री सीरीज करी होती तो भी आप इसको कर सकते थे। मैंने सेम यही सवाल पूछा था, बेथून स्कूल से रिलेटेड था, और इसमें मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया भी था कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर यहाँ से रिलेटेड थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वन ऑफ द इजी क्वेश्चंस। शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लों आर रिमेंबर्ड एज। तो ये सभी INA के ऑफिसर्स हैं जिनके खिलाफ मुकदमा चला था INA ट्रायल्स में। तो INA ट्रायल्स चले थे 1945 में लाल किले पर दिल्ली में। और कुछ साल पहले, आई थिंक 2 साल पहले, एक मूवी भी आई थी इन पर, राग देश नाम की। और ये भी स्पेक्ट्रम से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 48, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? निजामत ऑफ आरकॉट इमर्ज्ड आउट ऑफ हैदराबाद, मैसूर इमर्ज्ड आउट ऑफ विजयनगर, रोहिलखंड was formed out of the territories occupied by अहमद शाह दुर्रानी। देखो ये वाला बिल्कुल सही है। आरकॉट जो है ये हैदराबाद से निकल कर आया था, तो ये हैदराबाद था, उसके अंदर से बाद में आरकॉट निकल जाता है। दूसरा भी बिल्कुल सही है। मैसूर किंगडम जो है ये विजयनगर से निकला था, तो विजयनगर का जब ब्रेकडाउन होता है तो उसी में से मैसूर किंगडम निकल कर बाहर आता है। तीसरा वाला गलत है। रोहिलखंड जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। रोहिल्लाज हैं, उन्होंने अपने आप को सेमी इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था 1721 के आसपास। टैक्स वगैरह देने से मना कर दिया था मुगल एम्पायर को, तो वो पहले से वहाँ पर थे। और अहमद शाह अब्दाली जब आया था 1750s में, तो उस समय ऑलरेडी रोहिलखंड एग्जिस्ट करता था। तो ये तीसरा वाला होगा गलत, पहले दो हैं सही। तो आंसर होगा 1 और 2। तो इसका आंसर है A, 1 और 2। तो ये कर्नाटक जो है हैदराबाद का ही एक हिस्सा हुआ करता था। और मैसूर वोडेयार डायनेस्टी के बारे में बेसिक्स यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, अगर आपको उसके बारे में जानना है तो पॉज करके देख लेना। बाकी क्वेश्चन हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। रोहिलखंड याद रख लेना 1721 में सेमी इंडिपेंडेंट हो गया था, और 1774 में अंग्रेजों ने इस पर हमला किया था, बाद में उसको एनेक्स कर लिया था, और प्रिंसली स्टेट ऑफ रामपुर तक सिमट कर ये टेरिटरीज रह गई रोहिल्लास की। क्वेश्चन नंबर 49, आई थिंक वन ऑफ द टफ क्वेश्चन, आर्ट एंड कल्चर से है रिलेटेड, लेकिन इसमें आपको ज्योग्राफी का भी पूरा आइडिया होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी टफ था। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको पूछा है कि सही क्या है। तो मोस्टली केव आर्किटेक्चर और किस नदी के किनारे वो स्थित है ये आपको एग्जैक्टली मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा गया है, देखो, अजंता केव लाई इन द गॉर्ज ऑफ वाघोर रिवर। गॉर्ज का मतलब होता है जो डीप वैली होती है, उसके अंदर ये अजंता की गुफाएं हैं। तो आपको इतना तो पता होगा कि अजंता की गुफाएं एक क्लिफ पे फेस करती हैं और वहाँ से एक नदी बहती है। अब अगर उस नदी का नाम आपको पता था तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो वाघोर रिवर है, तो आंसर ये सही है। लेकिन क्या हम यहाँ पर एलिमिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, अगर आप थोड़ा बहुत ज्योग्राफी का बेसिक नॉलेज अप्लाई करोगे तो भी ये सवाल किया जा सकता था। कैसे? सुनो, सांची स्तूप लाइज इन द गॉर्ज ऑफ चंबल। तो देखो, चंबल नदी और सांची का कोई लेना देना नहीं है। चंबल नदी यहाँ से बह रही है और सांची जो है वो यहाँ कहीं बेतवा नदी के किनारे है, ठीक है। रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है, भोपाल से थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ। तो यहाँ पर बेतवा नदी बहती है। तो अगर आपको इतनी सी भी नॉलेज है कि भाई चंबल तो मध्य प्रदेश से राजस्थान में एंटर हो जाती है, तो चंबल और सांची की लोकेशन काफ़ी दूर है, इसीलिए थोड़ा सा मैप देखते रहा करो जब भी चीज़ें पढ़ते हो, खास करके हिस्ट्री। तो ये तो गलत है, आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे।
फिर पांडुलेना केव श्राइन्स लाई इन द गॉर्ज ऑफ नर्मदा, ये भी आप एलिमिनेट कर सकते थे। कैसे? अगर आपको इतना भी पता है कि पांडुलेना केव्स जो हैं ये महाराष्ट्र में स्थित हैं, तो आपको सीधा ये पता चल जाएगा कि देखो नर्मदा से तो रिलेशन नहीं हो सकता, वरना एमपी में होती, और गुजरात के अंदर तो इतना मतलब केव्स का साउथ गुजरात के अंदर है नहीं, ठीक है। तो इसको यहाँ से भी एलिमिनेट किया जा सकता था। और फाइनली अमरावती स्तूप लाइज इन द गॉर्ज ऑफ गोदावरी, ये थोड़ा सा टफ है। क्यों टफ है? क्योंकि आपको पता है कि अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी दोनों नदियों का डेल्टा एरिया है। लेकिन ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि गॉर्ज कहाँ पर बनता है? गॉर्ज वहां बनता है जहां पर चट्टानी पथरीले इलाके हैं और नदी उन्हें काटते हुए निकलती है। तो देखो अमरावती स्तूप तो जो है वो बिल्कुल डेल्टा रीजन, जहां समुद्र के किनारे वाला एरिया है, वहां पर स्थित है, तो वहां पर गॉर्ज बन ही नहीं सकता है ना। और वैसे भी ये गोदावरी नदी नहीं है, ये कृष्णा नदी के पास है, ठीक है। वैसे है कृष्णा के पास में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि गॉर्ज वहां बन ही नहीं सकता है। तो अगेन एलिमिनेशन है, लेकिन थोड़ा सा डीप नॉलेज आपको ज्योग्राफी की होनी चाहिए, तब आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे। मतलब प्योरली हिस्ट्री की नॉलेज पर तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता था, थोड़ा टफ था। मतलब हो सकता है बट इट्स अ लिटिल टफ क्वेश्चन। तो आंसर खैर ये है कि अजंता की केव। तो यहाँ मैप में देख लो कि अजंता की जो गुफाएं हैं, यहाँ से जो नदी बहती है ये वाघोर नदी है, ठीक है। वाघोर नदी यहाँ से बहती है और बेतवा नदी के पास में सांची जो है उसके पास में से बेतवा नदी बहती है। अब भविष्य के लिए याद में रख लेना। और अगर आप अमरावती स्तूप की लोकेशन देखोगे तो देखो ये वाली आ रही है कृष्णा नदी और ये वाली आ रही है गोदावरी। तो ये गोदावरी नदी जो है इसका डेल्टा है, ये कृष्णा नदी का डेल्टा है। लेकिन अगेन मैं आपको जैसा कि बता रहा हूँ, गॉर्ज केवल पहाड़ी इलाकों में बन सकता है जहां नदी पर्वतों को काटते हुए आती है, और ये तो ऑलमोस्ट डेल्टा रीजन आ गया, तो यहाँ पर तो कैसे गॉर्ज बनेगा। क्वेश्चन नंबर 50, 21 फरवरी इज डिक्लेयर्ड टू बी द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बाय यूनिसेफ। मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को होता है, यूनिसेफ ने घोषित किया है। अब यहाँ पर सब कुछ सही है, बस यूनिसेफ नहीं होता है, ये यूनेस्को होता है। सेकंड, बांग्ला भाषा को ऑफिशियल भाषा बनाने की डिमांड पाकिस्तान की संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उठाई गई थी। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपने 1971 वॉर का वीडियो देखा है मेरा, तो आपको पता होगा कि 1971 के युद्ध के पीछे जो कारण थे उसमें एक कारण ये भी था कि बांग्ला लोग कह रहे थे कि बांग्ला को ऑफिशियल भाषा बनाओ। तो पाकिस्तान जैसे ही नया नया देश बना था उस समय ये बांग्ला भाषा के ऑफिशियल स्टेटस को लेकर काफ़ी दिक्कत हुई थी। तो उसके बाद ये बांग्ला भाषा बनाई गई थी। 1954 के आसपास ये भाषा ऑफिशियल स्टेटस इसको दिया जाता है, उसके पहले ऑफिशियल स्टेटस नहीं था शुरुआती 6-7 साल में। तो ये स्टेटमेंट पहला वाला जो है ये यूनिसेफ के कारण गलत है और दूसरा वाला सही है। तो इसका आंसर है B2 ओनली, ठीक है। तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज यानी कि मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को ही होता है, लेकिन इसको अनाउंसमेंट जो है वो यूनेस्को के द्वारा किया गया था 1999 में। 2002 से जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन के बाद से इसको दुनिया भर में मनाया जा रहा है। पाकिस्तान की संविधान सभा में उर्दू के साथ साथ बंगाली को भी ऑफिशियल भाषा बनाने के लिए 1954 में डिमांड उठी थी, और जब पाकिस्तान का पहला संविधान लागू होता है 1956 में, तब ये डिमांड एक्सेप्ट कर ली गई थी। With reference to India, the terms halbi, ho and kui pertain to डांस फॉर्म, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग या ट्राइबल लैंग्वेजेस। तो ये क्वेश्चन जो है इसके अंदर ये आपसे ट्राइबल लैंग्वेजेस के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये तीनों ही ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं। हल्बी भाषा जो है इसको बस्तरी, हलबा, हलवास इस तरह के बहुत नामों से जाना जाता है। तो ये जैसे कि आप जानते हैं कि बस्तर वाला जो एरिया है उस एरिया में बोली जाती है। हो मुंडा लैंग्वेज है, ठीक है। तो मुंडा जो जनजाति समूह है उसके लोग इस भाषा को बोलते हैं। और कुई भाषा जो है ये एक साउथ ईस्टर्न द्रविडियन लैंग्वेज है जिसको कंधा आदिवासी समूह के द्वारा बोला जाता है। कंधमाल वाला जो रीजन है वहाँ पर इसे बोला जाता है, और ये भी गोंडी और कुवी लैंग्वेजेस के काफ़ी मिलती जुलती है, उससे निकट है। तो ये तीनों ही ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन आई थिंक, कि भारत रत्न और पद्मा अवार्ड से संबंधित 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि कौन से सही नहीं है, विच इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर सारा जो खेल है वो नॉट करेक्ट का था। आई एम श्योर आप में से कई लोग इसको करेक्ट वाला लगाकर आए होंगे। कितने लोग लगाकर आए हो कि करेक्ट वाले ऑप्शन टिक करके आ गए OMR में? ध्यान से बता, सही से बताना। तो चलो स्टेटमेंट देख लेते हैं। भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स आर टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनको टाइटल माना जाता है। सेकेंड, पद्मा अवार्ड्स स्टार्टेड इन 1954 वेर सस्पेंडेड ओनली वंस, यानी कि 1954 में शुरू होने के बाद केवल एक बार इन्हें रोका गया। और तीसरा स्टेटमेंट, भारत रत्न एक साल में मैक्सिमम 5 दिए जा सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये स्टेटमेंट गलत है। इनको टाइटल नहीं माना जाता है। जैसे राजा महाराजा ये सब टाइटल होते हैं, लेकिन भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, दीज आर नॉट टाइटल्स। इसका सुप्रीम कोर्ट में केस चल चुका है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है। और पद्मा अवार्ड जो है एक बार सस्पेंड नहीं हुए हैं, 2 बार सस्पेंड हो चुके हैं। 1970s में भी हुए थे और 1990 के दशक में भी हुए थे, इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। और
ये वाला जो है 5 बार नहीं है, 5 लोगों को नहीं, मैक्सिमम 3 लोगों को एक साल में भारत रत्न दिया जा सकता है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। तो इसका आंसर होगा डी 1, 2 एंड 3। याद रखिएगा, पद्मा अवार्ड्स की शुरुआत 1954 में हुई थी, भारत रत्न भी इसी साल शुरू हुआ था और ये 2 बार रोका गया है। 78, 79 में इसको रोक दिया गया था जब जनता पार्टी की सरकार आई थी, और फिर 93 से 97 के बीच में भी इसे रोक दिया गया था। और मैक्सिमम 3 भारत रत्न दिए जा सकते हैं। और आर्टिकल 18 के तहत ये प्रीफिक्स और सफिक्स की तरह यूज नहीं हो सकते, लेकिन इनको टाइटल भी नहीं कहा जा सकता। इसको लेकर 96 में सुप्रीम कोर्ट में केस भी हुआ था और केस में यही बात सामने आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि ये टाइटल्स नहीं है, ठीक है। तो लोग अपना नाम ऐसे ना लिखें, पद्मश्री सो एंड सो ऐसे भी नहीं लिखना है आपको, लेकिन हाँ, ये टाइटल के रूप में भी काउंट नहीं होता है और आर्टिकल 18 का वायलेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आंसर है इसका डी। और इसी के साथ हिस्ट्री के, आर्ट एंड कल्चर के सवाल यहाँ पर समाप्त होते हैं। पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो लास्ट पार्ट होगा पेपर एनालिसिस का मैं लेकर आऊँगा, उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप अनअकैडमी के माध्यम से यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं अगले साल के लिए, तो भारत के बेस्ट एजुकेटर्स इस प्लेटफॉर्म पर लाइव पढ़ाते हैं। इनसे पढ़ने के लिए आप प्लस या आइकॉनिक 2 में से कोई भी एक सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हैं। जो भी सब्सक्रिप्शन आप लें उस पर 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हैं। मेरा एनसीईआरटी पॉलिटी कोर्स स्टार्ट हो रहा है 20 अक्टूबर से। इसको ज्वाइन करने के लिए आप प्लस सब्सक्राइबर हैं तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, नीचे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और ऑप्शनल के कोर्सेज भी यहाँ पर आप तैयारी कर सकते हैं। जो भी यूपीएससी एग्जाम की नीड्स होती हैं वो इस कोर्स के द्वारा पूरी कराई जाती हैं। ईएमआई ऑप्शन पर आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे आपको बेनिफिट्स हैं। ईएमआई का प्रोसेस कैसे करना है, वीडियो के नीचे जो पहला लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में उस पर क्लिक करें। हर बुधवार को नए बैचेस बनते हैं, इंग्लिश, हिंदी, बाइलिंगुअल तीनों ही माध्यम के अलग अलग बैचेस हैं। 18 अक्टूबर से आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। ऑप्शनल के नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 21 अक्टूबर से। और 17 तारीख को जो कॉम्बैट आने वाला है उसमें हिस्ट्री और पॉलिटी के क्वेश्चंस होंगे। इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस मेरे द्वारा भी बनाए गए हैं। और याद रखिए कि कॉम्बैट में अच्छा स्कोर लाकर आपको बेनिफिट क्या होगा कि आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। ये जितने भी मैंने अभी आपको प्लस और कोर्सेज बताए हैं दूसरे, इन सभी कोर्सेज में आप भारी डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं या कंप्लीटली फ्री भी आपको मिल जाएगा अगर आप टॉप रैंक लेकर आते हैं। तो कॉम्बैट में हिस्सा ज़रूर लीजिए, फ्री टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा उठाइए। ये कुछ टॉपर्स हैं जो अनअकैडमी से एसोसिएटेड थे, लास्ट ईयर की जो रैंकिंग्स आई हैं अभी उसमें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।